O15 हिंदी अध्याय 71 ट्रेल। मैं चुपचाप पीछे छोड़े गए निशानों का अनुसरण करता हूँ। वह व्यक्ति निश्चित रूप से राक्षसों से लड़ते समय घायल हो गया है या घायल हो गया है, अन्यथा वह ऐसे स्पष्ट निशान नहीं छोड़ता। वह संभवतः अपने घाव को भरने के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा हुआ है, तथा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ उसका पता लगाना कठिन होता जा रहा है। वह राक्षस से अपना रास्ता छिपाने के लिए पर्याप्त रूप से उबर गया होगा, लेकिन मैं अपनी शौकिया आंखों से उसके धुंधले बालों को देख सकता था। मुझे निशानों का अनुसरण करने का अधिक अनुभव नहीं था, लेकिन मैंने इसके बारे में विस्तार से पढ़ा था और कई बार शिकार करते समय इसे प्रयोग में लाया था। जब से मैंने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है, मेरा शोधन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मैना शुद्धता 75% तक पहुंच जाएगी, ये देखते हुए कि यह विश्व मैना कितना केंद्रित है, और साथ ही मैं अपने बैकपैक में कॉर्पोरल ग्रेड राक्षस का मांस ले जा रहा हूँ। गुर्र भोजन के बारे में सोचते ही मेरा पेट गुर्राने लगा। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और शाम तक केवल 2 घंटे हैं। मैं और एशलिन भूख लगने के बावजूद कुछ भी नहीं खा सकते। यहाँ कई खतरनाक राक्षस हैं और मैं एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सकता, यहाँ तक कि खाने के लिए भी नहीं। स्लाइस। मैंने राक्षस को मार दिया। यह मध्य स्तर का निजी ग्रेड राक्षस है। इसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसे मार दिया। मैंने इनमें से कई राक्षसों को मार दिया है। जब भी मैं उनके सामने आता हूँ, मैं केवल उनसे छिपता हूँ जिन्हें मारना कठिन होता है या जिन्हें मैं नहीं मार सकता। जैसे जैसे मैं पगडंडी पर आगे बढ़ता गया, मैं छोटी छोटी पहाड़ियों के पार चला गया और पगडंडी गायब हो गई। टूटी हुई टहनियों और कुचली हुई चीजों का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई निशान अचानक गायब हो गया हो। ऐसा 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो वह स्वयं उड़ गया या अपने राक्षस के साथ, या वह पास में ही छिपा हुआ है। मुझे लगता है कि पहला है। यदि उसके पास उड़ने की क्षमता होती तो वह पहले ही उड़ जाता, न कि यहाँ तक चलकर आता। इसका मतलब है कि वह पास में ही छिपा हुआ है। मैं चिल्लाता अगर मुझे डर न होता कि राक्षस सुन लेंगे। मैं अपने चारों ओर ध्यान से देखता हूँ। हो सकता है कि वह मेरे पास छिपा हो। ये सूखी झाड़ियों और लताओं से भरा हुआ है। मैं हार मानकर आहें भरता हूँ क्योंकि मैं उस व्यक्ति को ढूंढने में असफल रहा। मैं उस स्थान की ओर वापस आ गया जिसे मैंने पहले निशान का अनुसरण करते समय देखा था। रात बिताने के लिए यह बिल्कुल सुरक्षित लग रहा था। मैं अभी पहाड़ी के पास से गुजर रहा था, तभी मेरी नज़र किसी चीज पर पड़ी। छोटी पहाड़ी के बाईं ओर सूखी हुई लताओं में बाकी की अपेक्षा कुछ अजीब सी चीज दिख रही थी। मैंने अपनी तलवार सक्रिय की और सावधानी से उसकी ओर बढ़ा। जब मैं उसके काफी निकट पहुंच गया तो मैंने अपनी तलवार से बेलों को हटा दिया। मैं सही कह रहा हूं, मैंने कहा। बेलों के पीछे एक छोटी सी गुफा का प्रवेश द्वार है। बेल इतनी संकरी है कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति उस पर चल सकता है। मेरा अनुमान सही था। गुफा के प्रवेश द्वार के चारों ओर की बेलें इतनी घनी थी कि यह स्पष्ट रूप से मनुष्य का काम था। कोई भी राक्षस ये काम पूरी तरह से नहीं कर सकता था। एशलिन पर कड़ी नजर रखना, मैंने एशलिन से कहा जब वह मेरे कंधे पर आराम कर रही थी। चबाओ चबाओ, उसने पुष्टि में चहकते हुए कहा। मैं अपनी हथेली में छोटी सी आग का गोला जलाता हूं तथा अन्य हाथों में तलवार को अदृश्य परिस्थितियों के लिए सक्रिय रखता हूं। गुफा में जाते समय मैंने कुछ मानव पैरों के निशान देखे और वे ताजे लग रहे थे। पहले मैं केवल 70% आश्वस्त था, लेकिन अब मैं 100% आश्वस्त हूं कि गुफा के अंदर कोई है। मैं इसके अंत तक पहुंचने से पहले 5 मिनट तक चलता हूं, लेकिन एक समस्या है। इसका प्रवेश द्वार एक विशाल चट्टान से अवरुद्ध है। मूर्ख पति, नमस्ते। क्या अंदर कोई है? मैंने अपनी तलवार से चट्टान पर दस्तक देते हुए कहा। मैं अपनी तलवार से चट्टान को काट सकता था, लेकिन अंदर जो भी होगा उसके प्रति यह असम्मानजनक होगा। आप कौन हैं? चट्टान के पीछे से एक आवाज आई। यह एक महिला की आवाज थी और जवान लग रही थी। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वह मेरी उम्र के आसपास की होगी। मैं वेस्ट ब्लिड सिटी से माइकल हूं, मैंने कहा। मैंने जानबूझकर वेस्ट ब्लिड सिटी कहा। जो भी अंदर है वह पश्चिम की ओर जाने वाले शहर से है। मुझे लगता है कि क्योंकि मध्य महाद्वीप से उन लोगों की वीरता को देखते हुए उन्हें गुफा में छिपने की जरूरत नहीं होगी, भले ही वह अकेली हो, कम से कम बाहरी त्वचा में। ग्रर बड़े पत्थर फिसलने लगे। मुझे लगा कि मैं उन्हें देख लूंगा, लेकिन मैंने राक्षस को चट्टान खिसकाते देखा। यह एक पत्थर का पांडा है। ये थोड़ा क्षतिग्रस्त दिख रहा है। इसने हाल ही में कोई लड़ाई लड़ी होगी। पत्थर का पांडा ऐसा दिखता है जैसे ये ग्रे और भूरे रंग की चट्टान से बना है और यह क्लास 3 स्ट्रेन राक्षस है। यह एक सामान्य राक्षस है और आमतौर पर अपनी सुंदरता के कारण सामान्य राक्षसों की तुलना में थोड़ा महंगा होता है। ये लगभग 1 मीटर लंबा दिखता था, जबकि स्टोन पांडा राक्षस आमतौर पर 2.5 मीटर तक बढ़ता था।
वे आमतौर पर अपने साथी को उच्च सुरक्षा और ताकत देते हैं और कुछ सौभाग्य से भागीदारों को पत्थर की त्वचा मिल जाती है। मेरे एक सहपाठी ने भी पत्थर के पांडा के साथ संबंध बनाए हैं, लेकिन उसका आकार मेरे हाथ के बराबर था और सामने वाले से अधिक प्यारा लग रहा था। पर्याप्त जगह बन जाने के बाद मैं गुफा के अंदर घुस गया, लेकिन जब मैंने राक्षस के साथी को देखा तो मैं चौंक गया। मैंने और उसने एक साथ कहा, मैं उससे जानता हूँ, वह मेरे साथ एक ही बिल्डिंग में रहती है और वह पहली लड़की है जिससे मैंने अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में बात की। उसकी हालत अच्छी नहीं लग रही थी, वह काफी घायल लग रही थी और उसने अपने कपड़ों को पट्टियों की तरह इस्तेमाल किया हुआ था, जिससे वह खून से लथपथ और अर्धनग्न लग रही थी। केवल एक ही चीज अच्छी हालत में है, वह है उसकी कलाकृतियां। मैंने तो उसके कपड़ों से बने एक अस्थायी बैग के पास राक्षसी सामग्री भी देखी। मुझे उसका बैग या कोई आपातकालीन बैग नहीं दिखा, शायद वह उसे कहीं खो गया होगा। उसने अपने शरीर को ढकने के लिए कवच सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रही। उसकी चोटें मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक गंभीर दिख रही थी। यहाँ, मैंने कहा और जल्दी से अपनी जेब से उपचार औषधि निकालकर उसे दे दी। मुझे थोड़ी परेशानी महसूस हुई क्योंकि मेरे पास केवल 3 ही थे, एक मध्यम श्रेणी एक उपचार औषधि और 2 निम्न श्रेणी एक उपचार औषधि। मैंने उसे केवल मध्यम श्रेणी वाली औषधि दी, जो कि ज्यादातर विशेषज्ञ श्रेणी द्वारा उपयोग की जाती है। धन्यवाद। उसने इसे अस्वीकार नहीं किया और अपने कमजोर हाथों से बोतल खोली और उसे पीकर कुछ ही सेकंड में बेहोश हो गई। दहाड़ो। पांडा राक्षस तेजी से अपने साथी के सामने आया और मुझे चेतावनी देते हुए दहाड़ा। उसकी चेतावनी देखकर मैं थोड़ा पीछे हट गया। वह शायद इतनी थकी और घायल है कि जाग नहीं सकती। जब उसकी चोटें थोड़ी ठीक हो जाएंगी तो वह जाग जाएगी। पांडा को अपने साथी के सामने खड़े होकर उसे बचाने की धमकी देते हुए देखकर मुस्कुराता हूँ। राक्षस की हरकतों से मैं देख सकता हूँ कि उनका बंधन बहुत मजबूत है। मैंने गुफा में प्रवेश करने के बाद से ही इसे अच्छी तरह से नहीं देखा था। ये काफी बड़ी है, इसका क्षेत्रफल लगभग 400 फीट है और यह अंडाकार आकार की है। गुफा के मध्य भूमिगत जल की एक छोटी सी धारा बहती है तथा गुफा के ऊपर स्थित क्रिस्टल से प्रकाश का एक प्राकृतिक स्रोत भी है। ये गुफा एक व्यक्ति के जीवन के लिए एकदम सही है, अगर गुफा के ऊबड़ खाबड़ फर्श को समतल कर दिया जाए। ऐसा लगता है कि वह कम से कम 1 घंटे तक नहीं जागेगी। मैंने अपना बैग नीचे रखा और एक चिकनी सतह पाकर शिविर बिछा दिया। कल से ही मुझे पसीना आ रहा है क्योंकि गुफा में ताजे पानी की धारा बह रही है। मुझे अच्छे से स्नान करना चाहिए। नदी के किनारे चट्टान की छोटी, पूर्णतः प्राकृतिक दीवार है जो गोपनीयता के लिए अच्छी है। जैसे ही मैं नदी से बाहर आया, ताज़ा महसूस कर रहा था। मैंने अपने ऊपर किसी की पैनी नज़र महसूस की। छोटे राक्षस को अपने काम को गंभीरता से लेते हुए देखकर मैं मुस्कुराया। चबाओ चबाओ, एशलिन ने चहकते हुए कहा कि उसे भूख लगी है और जल्दी से खाना बनाओ। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। मुझे भी बहुत भूख लग रही है क्योंकि आज हमने इसे सिर्फ एक बार खाया है और वह भी सुबह सुबह। मैंने खाना पकाने के बर्तन और खाना पकाने की सामग्री शिविर से बाहर निकाली और खाना बनाना शुरू कर दिया। मैं 4 लोगों के लिए खाना बना रही हूँ, ये देखकर मैंने पैन का आकार बड़ा कर लिया। मैंने केवल कॉर्पोरल स्तर के राक्षसी हिस्से ही लिए हैं और मैं कॉर्पोरल स्तर के राक्षस के मांस का स्वाद चखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, लेकिन मैं इसे पकाते समय सावधानी बरत रही हूँ। मैं केवल दिल के कुछ टुकड़ों का उपयोग कर रहा हूँ, जबकि बाकी कॉर्पोरल ग्रेड राक्षस का सामान्य मांस है। मैंने कई बार पढ़ा है कि उच्च ऊर्जा वाला भोजन खाने से लोग घातक रूप से घायल हो जाते हैं और मर जाते हैं। जब मैं खाना बना रही थी तो मुझे लगा कि 2 राक्षस पैन को भूखी नजरों से देख रहे हैं। जब मैंने पांडा राक्षस की ओर देखा तो मैंने उसके मुंह से लार टपकते हुए भी देखा। खाना बहुत अच्छी खुशबू देने लगा है, यहाँ तक कि जब मैंने पैन में मांस देखा तो मुझे भूख लगने लगी। यह मेरा पहला मौका होगा जब मैं कॉर्पोरल ग्रेड मॉन्स्टर का मांस चखूंगा। जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे अपनी पीठ के पीछे हलचल महसूस हुई। मैंने देखा कि वह जाग चुकी थी। उसकी त्वचा पर कुछ रंग वापस आ गया था और वह पहले से काफी बेहतर लग रही थी। आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैंने पैन हिलाते हुए पूछा। बहुत बेहतर है, औषधि के लिए धन्यवाद, उसने कहा। कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया और हम लोग शांत, आरामदायक वातावरण में कुछ देर तक चुप रहे। तुम इस क्षेत्र में कब आई? तुम इतनी घायल कैसे हो गई? मैंने पूछा। मैंने उन राक्षसों के शव देखे हैं जिनसे उसने पहले लड़ाई की थी और ये देखते हुए कि वह विशेषज्ञ ग्रेड के शिखर पर है, मुझे नहीं लगता कि वह राक्षस जिससे उसने पहले लड़ाई की थी उसे इतना घायल कर सकता है।
मैंने उसे प्रशिक्षण केंद्र में कई बार लड़ते देखा है और उसने अपने समान स्तर के पहलवानों को आसानी से हरा दिया है। वे दो राक्षस सामान्य राक्षसों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद उसे इतना घायल नहीं कर सकते, उसे पहले किसी अन्य राक्षस ने घायल किया होगा। मेरे सवाल का जवाब देने से पहले उसने एक लंबी सांस ली। मैंने कल सुबह एडवेंचर्स गिल्ड से सूचना संग्रह का मिशन लिया था क्योंकि इनाम बहुत अधिक था। मैं शहर के पास से हरी भरी पहाड़ियों की ओर जा रही थी, तभी मैंने खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाया। उसने कहा, इस क्षेत्र में आए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि मुझ पर एक शारीरिक स्तर के राक्षस ने हमला कर दिया। यदि वह सामान्य प्रारंभिक स्तर का राक्षस होता तो मैं उसे मार देती या कम से कम उसे घातक रूप से घायल कर देती, लेकिन वह राक्षस इतना शक्तिशाली था कि मैं उसे घायल भी नहीं कर सकती थी। ये कहते हुए वह कांप उठी। मैं उसकी भावना को पूरी तरह से समझ सकती हूँ। घर में मैं आसानी से एक झटके में शीर्ष निजी चरण राक्षस को मार सकता था, लेकिन यहाँ मुझे इसे मारने में 1 घंटे से अधिक समय लगा और विशेषज्ञ चरण राक्षस के बारे में कोई सवाल नहीं है। मैंने विशेषज्ञ चरण राक्षसों को देखने के बाद कई बार छुपाया और अपना रास्ता बदल दिया। रास्ते में मुझे कई कॉर्पोरल ग्रेड के राक्षस मिले। मैं उनसे भागते समय घायलों को खाती रही। मैंने कई उपचार औषधियां ली, लेकिन वे सभी मेरी चोटों को ठीक करने में काम आई। राक्षसों से भागते समय मैंने अपना बैग भी खो दिया। उसने कहा, क्या आप पश्चिमी रक्त या मध्य महाद्वीप से किसी व्यक्ति से मिले हैं? मैंने पूछा। मेरा प्रश्न सुनकर उसका चेहरा उदास हो गया। उन्होंने कहा, मैंने वेस्टब्लिड से किसी को नहीं देखा, लेकिन रास्ते में कई शव देखे। मैंने एक लड़के को भी पहचान लिया, वह हमारी बिल्डिंग में रहता था। बहुत से लोग भाग्यशाली नहीं थे। मैं खुद को भाग्यशाली मान सकता हूं क्योंकि मैं जंगल में नहीं बल्कि बंजर भूमि में प्रवेश कर गया। जैसे कि उसे कुछ याद आ गया हो, उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा। तुमने अभी अभी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोगों का जिक्र किया था, वे क्या हैं? उसने पूछा। मैंने उसे बताया कि आज सुबह क्या हुआ, उन्हें देखा और देखा कि वे आसानी से कॉर्पोरल स्तर के राक्षसों को मार रहे हैं। ये सुनकर उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। वह कुछ देर तक होश में नहीं आ सकी। क्या तुम सच कह रहे हो? उसने गंभीर स्वर में पूछा। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि उसे इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। मैंने जो कुछ कहा वह सच है। जो मांस मैं अभी पका रहा हूं वह उस कॉर्पोरल स्तर के राक्षस का है जिसे उन्होंने मारा था, मैंने कहा और खाना तैयार होते ही आग बंद कर दी। मेरे पास पीछे एक अतिरिक्त युद्ध सूट है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। मैंने उसके फटे हुए सूट को देखने के बाद कहा, जब भी मैं शिकार पर जाता हूं तो हमेशा 2 अतिरिक्त युद्ध सूट रखता हूं और इस बार मेरे पास 2 से 3 दिन का समय था और इसके लिए मैंने एक अतिरिक्त सूट पैक किया जिससे उनकी संख्या 3 हो गई। freewebnovel.com। ठीक है, उसने कहा। कुछ सोचने के बाद मैंने जल्दी से अपने बैग से एक बैटल सूट निकाला। ये बैटल सूट विशेष रूप से आउटडोर प्रशिक्षण के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए सामान्य बैटल सूट का आधा स्थान लेते हैं। वैसे मैं रिया हूं। जैसे ही मैंने उसे अपना युद्ध सूट दिया, उसने अपना परिचय दिया। माइकल, मैंने कहा। जैसे ही मैंने उसे अपना युद्ध सूट दिया, वह नहाने के लिए पानी की धारा की ओर चली गई। वह अकेली नहीं गई, उसका राक्षस भी उसे जिज्ञासु आंखों से बचाने के लिए पीछे पीछे चल रहा था। उसका पूरा शरीर सूखे खून से सना हुआ है। उसे बहुत बुरा लग रहा होगा जब उसके शरीर के चारों ओर खून और पसीना सूख गया होगा। चबाओ चबाओ। एशलिन ने विरोध किया क्योंकि मैंने उसे उससे कम हिस्सा परोसा जो वह आमतौर पर खाती है। ये कॉर्पोरल ग्रेड राक्षसों का मांस है एशलिन, आप इसे पूरी तरह से नहीं खा पाएंगे, मैंने कहा। चबाओ चबाओ। वह फिर से विरोध में चहकती है और कहती है कि उसे परवाह नहीं है, वह उतना ही खाएगी जितना वह रोजाना खाती है। अरे पेटू, पहले तुम ये प्लेट खा लो, अगर इसे खाने के बाद भी तुम्हें भूख लगी तो मैं तुम्हें और दूंगी, मैंने झल्लाकर कहा। चबाओ चबाओ चबाओ। उसने फिर से चहकते हुए पूछा कि उन्हें उससे बड़ा हिस्सा क्यों मिल रहा है, क्योंकि वे विशेषज्ञ ग्रेड में हैं। जब आप विशेषज्ञ ग्रेड में विकसित होते हैं तो आपको अधिक भोजन भी मिलेगा, मैंने कहा। हंसी। मैंने पीछे से ठहाका सुना। ये रिया थी जो नहाकर बाहर आई थी। वह काली आंखों और बालों के साथ बहुत सुंदर दिखती थी और उसमें एक विशेष आकर्षण था जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता था। उसकी सभी बाहरी चोटें लगभग ठीक हो गई हैं, केवल निशान रह गए हैं, वे अगली सुबह तक ठीक हो जाएंगे। उसने शायद पीछे से हमारी बातचीत सुन ली थी। मैं उसकी बातों पर हंसते हुए उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया। आओ बैठो, खाना तैयार है, मैंने कहा और उन्हें उनकी प्लेटें दे दी। जैसे ही मैं उन्हें प्लेटें दे रही थी, रिया के पांडा राक्षस ने इतनी फुर्ती से प्लेट ले ली कि मैंने इतने बड़े आकार के साथ संभव नहीं सोचा था।
उसने मेरे हाथ से प्लेट ले ली और तेजी से खाना शुरू कर दिया। उसकी गति एशलिन के बराबर है। हाँ हाँ हाँ, हम दोनों उसे खाते हुए देखकर हंसने लगे। दीदी धीरे धीरे खाओ, खाना कहीं नहीं जा रहा है। रिया ने अपने राक्षस को सलाह दी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे ये जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यह पांडा मादा है। मैं तो पहले से ही यही सोच रहा था कि यह नर है। जब मैंने अपने बगल में देखा तो मैंने देखा कि एशलिन पहले ही खाना खा चुकी थी और अपनी आंखें बंद करके पेट के बल लेटी हुई थी। यह उसकी पुरानी आदत है कि जब भी वह ज्यादा खाती है तो इसी स्थिति में सोती है। खाना खाने के बाद मैं अपने टेंट की ओर चला गया और उसके ऊपर का बटन दबाया। वह बड़ा होने लगा। उसके दो आकार बदल गए। एक में 3 लोग सो सकते हैं, जबकि दूसरे में 5 लोग। आप एक तंबू में सो सकते हैं, वहां 2 लोगों के लिए पर्याप्त जगह है। मैंने कहा कि उसने अपना बैग खो दिया था। उसके साथ उसने अपने तंबू के कपड़े सब कुछ खो दिया था। उसने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। वे दोनों खाना खा चुके थे और मैं बस प्लेटें साफ करने जा रही थी। कम से कम मुझे बर्तन तो साफ करने दो। मुझे लगता है कि तुमसे ये सब एहसान लेना बेकार है, उसने मेरे हाथ से प्लेटें लेते हुए कहा और मैंने सिर हिलाया और बर्तन लेकर चला गया। मैंने एशलिन के पास बैठकर मानचित्र का अध्ययन करना शुरू किया। यह क्षेत्र मेरी अपेक्षा से बड़ा है। इसमें 2 छोटे जंगल और एक पर्वत श्रृंखला है। मैं सोने जा रही हूँ, रिया ने कहा। मैंने उसकी ओर सिर हिलाया। जाहिर है कि वह कल से सोई नहीं थी और पिछले 2 दिन लगातार जीवन और मृत्यु के संघर्ष में रहे थे। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं पहले ही सो गया होता। जैसे ही मैं मानचित्र का अध्ययन कर रहा था, मुझे पहले तो थोड़ी गर्मी महसूस हुई। मैंने सोचा कि मैं गुफा में थोड़ी नमी के कारण पसीना बहा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही तापमान बढ़ने लगा और मेरे शरीर से बहुत पसीना आने लगा और मेरी त्वचा लाल होने लगी। भाड़ में जाओ, मैंने कहा और जल्दी से एशलिन की जांच की। ये छोटी सी पेटू लड़की ठीक दिखती है, सिवाय इसके कि वह पेट के बल सोती है। मैंने राहत की सांस ली जब मैंने देखा कि वह ठीक है। मैंने जल्दी से अपनी तलवार से गुफा के फर्श को चिकना किया और उन्नत लड़ाकू कक्षा में सीखी गई मुद्राओं का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही अभ्यास के 10वें चरण को पूरा करते हुए तथा 11वें चक्र की ओर प्रयास करते हुए मैंने अपने शोधन इंजन को पूरी गति से संचालित किया और मैंने अपने पहने हुए ग्रेड 1 कवच को भी सक्रिय कर दिया, जिसे मैं 2 घंटे से अधिक सक्रिय नहीं रख सकता था। मेरे शरीर के लाल होने का कारण कॉर्पोरल अवस्था वाले राक्षस का मांस है जो मैंने पहले खाया था। मैंने अपनी क्षमता से अधिक खा लिया है। अब यह अतिरिक्त ऊर्जा बाहर आने का रास्ता ढूंढ रही है। मुझे इस ऊर्जा का शीघ्रता से उपयोग करना होगा, अन्यथा परिणाम भयावह होंगे। ये देखकर कि मेरी त्वचा अभी भी लाल हो रही है, मैंने उन अजीब युद्ध अभ्यासों को और अधिक तेजी से करना शुरू कर दिया। इन अजीब चालों की एक विशेषता है, वे एक शरीर से ऊर्जा को सोख लेते हैं और जितनी धीमी गति से आप प्रदर्शन करेंगे उतनी ही कम ऊर्जा खर्च होगी और आपको कम थकान महसूस होगी। लेकिन वर्तमान में मैं इसे जितनी तेजी से कर सकता हूं, करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अधिक से अधिक मैना लेने और उसे शुद्ध करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से रिफाइनमेंट इंजन को संचालित करने का भी प्रयास कर रहा हूं। जैसे ही मैं 11वें चक्र पर प्रयास करते हुए व्यायाम का 10वां चक्र पूरा कर रहा था, मैं 11वें चक्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि दर्द असहनीय था, लेकिन पके हुए मांस की तरह मरना अधिक भयावह है। मैं उस अजीब युद्ध अभ्यास को जितनी तेजी से कर सकता था, कर रहा था, लेकिन इससे मेरा शरीर थोड़ा जल रहा था। अगर मैंने इसे रोक दिया तो मेरा शरीर कुछ ही मिनटों में पके हुए झींगे में बदल जाएगा। समय जल्दी ही बीत जाता है। 1 घंटा हो गया है जब से मेरी त्वचा लाल होना शुरू हुई है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि मैं व्यायाम के 12वें चक्र का परिभ्रमण कर रहा हूँ। मैं उस अजीब व्यायाम को करने के बाद बहुत थक गया था और मैंने इसे धीरे धीरे किया था, लेकिन यहाँ मैं इसे बहुत तेजी से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे थकान का एक भी अंश महसूस नहीं हुआ। मुझे पानी की टंकी की तरह महसूस हो रहा था जो अपनी सीमा से बाहर भर गया है और किसी भी क्षण फट सकता है। मुझे नहीं पता कि एशलिन कब जागी, लेकिन वह तंबू के ऊपर बैठी है और अपनी प्रसन्न आंखों से मेरी ओर देख रही है। ये पेटू, उसने भी मेरे जितना ही खाया नहीं, उसने मुझसे थोड़ा ज्यादा खाया, लेकिन वह बिल्कुल ठीक दिख रही थी। उसे कुछ भी परेशानी नहीं थी, सिवाय उसके थोड़े से फूले हुए पेट के, जो उसके द्वारा खाया गया सारा खाना पच जाने के बाद सामान्य हो जाएगा। मैं कभी कभी सचमुच सोचता हूँ कि उसने जो खाना खाया वह कहाँ रखा होगा। उसका शरीर तो मेरी हथेली से थोड़ा ही बड़ा है। जैसे जैसे समय बीतता गया मेरी त्वचा की लालिमा फैलना बंद हो गई, लेकिन कम नहीं हुई। अगर कोई मुझे देखता तो उसे मेरा शरीर टमाटर की तरह लाल दिखाई देता।
न केवल मेरा सर्वोच्च युद्ध अभ्यास आगे बढ़ रहा है, बल्कि मेरा शोधन इंजन भी बहुत अधिक दर पर मन को शुद्ध कर रहा है। मैंने एक साथ 13वें और 14वें चक्र को पार कर लिया और इस वजह से मेरा अजीब व्यायाम प्रदर्शन और भी तेज हो गया। जब मैंने 15वें चक्र के सर्वोच्च युद्ध अभ्यास में भाग लिया तो मेरी त्वचा की लालिमा कम होने लगी और मैंने अजीब अभ्यास और भी तेजी से किया। 1 घंटे के भीतर मेरी त्वचा पर लालिमा छा गई, लेकिन मुझे अचानक बहुत थकान महसूस हुई और अचानक गुफा के फर्श पर सोने की इच्छा हुई। मैं अपनी नींद की इच्छा को नियंत्रित करता हूं और अपने शरीर से पसीना धोने के लिए ऊपर की ओर चलता हूं। मैंने अपने जीवन में कभी इतना पसीना नहीं बहाया जितना पहले मुझे खाना बनाने का मन होने पर बहाया था। जब मैंने समय देखा तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे अपने शरीर से अतिरिक्त ऊर्जा बाहर निकालने में 5 घंटे से अधिक का समय लगा, क्योंकि तब तक आधी रात हो चुकी थी। मुझे कॉर्पोरल ग्रेड राक्षस को खाने में थोड़ा सावधान रहना होगा। मैं धारा से बाहर निकला, अपने कपड़े पहने और सोने के लिए शिविर में प्रवेश किया। रिया पूरी तरह से निश्चिंत होकर सो रही है। अगर किसी के भी नापाक इरादे हों तो वह कसाई की तलवार पर सुअर से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। मैं जैसे ही फर्श पर लेटा, मुझे नींद आ गई और जब मैं उठा तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन रिया अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। FREOMEGAAbnormal.com। ऐसा लगता है कि उसकी चोटें ठीक हो गई हैं, वह जल्द ही जाग जाएगी। अपनी दुखती मांसपेशियों को लचीला बनाना जो पिछली रात के तीव्र शारीरिक परिश्रम के कारण दुखने लगी थी। मैंने जल्दी से फ्रेश होकर खाना बनाना शुरू कर दिया। जो मसाले मेरे लिए सप्ताह भर के लिए पर्याप्त थे, वे 3 दिनों में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं रिया खाना जारी रखूंगी। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा जैसे ही मैंने टेंट का फ्लैप खोला। बहुत अच्छा, उसने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। मैं खाना खाकर जा रहा हूं, क्या तुम? मैंने उससे पूछा। उसने मेरी योजना बताई कि वेस्टब्लिड से बचाव दल या उन लोगों के समूह को ढूंढूं जो गलती से हमारी तरह इस क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं, ताकि हम इस क्षेत्र से बाहर निकलने का रास्ता खोज सकें। मैं आपके साथ चलूंगी, क्या आप मुझे नक्शा दिखा सकते हैं? उसने पूछा। मैं इसे आपके होलोवॉच को भेज दूंगी, मैंने कहा और उसे नक्शा भेज दिया। मार्ग की योजना बनाकर हम गुफा से बाहर निकल आए। गुफा सुरक्षित है, लेकिन हम यहाँ नहीं रुक सकते। हमें घर लौटने का मौका ढूंढना होगा, चाहे वह मौका कितना भी कम क्यों न हो। गुफा से बाहर आने पर हमें तेज धूप मिली। मुझे अपनी आंखों को कुछ देर के लिए ढकना पड़ा ताकि वे रोशनी के अनुकूल हो सकें। हम जंगल के बाहरी क्षेत्र में तलाशी की आपकी योजना का पालन करेंगे, ये बहुत अच्छी और सुरक्षित योजना है, उसने कहा। जब मैंने उसे जंगल के एकमात्र बाहरी क्षेत्र में तलाशी की अपनी योजना के बारे में बताया तो उसने बिना किसी आपत्ति के इसे स्वीकार कर लिया। यहाँ तुम्हारे साथ यह बहुत ही मुश्किल होगा, मैंने कहा। जब मैंने ये कहा तो मैं वास्तव में इसे समझ गया। जंगल के बाहरी इलाके में केवल निजी और विशेषज्ञ ग्रेड राक्षस है और वह विशेषज्ञ ग्रेड के शिखर पर है। बहुत कम विशेषज्ञ ग्रेड उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हम कॉर्पोरल ग्रेड राक्षस से भी भिड़ जाते हैं तो उसकी वजह से मेरे बचने की थोड़ी सी संभावना होगी। इसी बात से मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। एशलिन, अनजान फल मत खाओ। मैंने एशलिन को डांटा। ये हथेली के आकार का मोटा राक्षस वास्तव में बहुत पेटू है। यह आज तीसरी बार है जब उसने अनजान चीजें खाई हैं। वह कभी मेरी बात नहीं सुनती, खासकर जब खाने की बात आती है। उसे दोपहर का खाना खाए हुए 2 घंटे से अधिक समय नहीं हुआ है और वह अभी भी भूख से खा रही है। मैंने सुना है कि जंगल में अज्ञात चीजें खाने से कई लोग जहर खाकर मर गए या मर गए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो। यहाँ कोई अस्पताल नहीं है और न ही मेरे पास जहर रोधी औषधि है। अगर उसने कोई जहरीली चीज खा ली तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। चबाओ चबाओ। वह विरोध में चहकी और मेरी ओर देखते हुए एक और बेरी खा ली। हाँ, तुम्हारी यह छोटी चिड़िया बहुत पेटू है, रिया ने एशलिन की हरकतों को देखकर हंसते हुए कहा। हाँ, उसे खाना बहुत पसंद है, मैंने कहा। कि यहाँ तक कि रियास पांडा राक्षस जो काफी बड़ा है, वह भी एशलिन जितना पेटू नहीं है, क्योंकि पत्थर के पांडा को पेटू माना जाता है। चलते चलते हमने बातें की। मुझे रिया के बारे में कई बातें पता चली। वह मुझसे 1.5 साल बड़ी है और मेरी तरह एक छोटे शहर से है। जब वह अपने गृह नगर के बारे में बात कर रही थी तो मुझे कुछ उदासी महसूस हुई। मुझे लगता है कि उसे उसकी भी याद आती होगी। उन्होंने कहा कि वह 1 वर्ष पहले विशेषज्ञ ग्रेड के शिखर पर पहुंच गई थी और कई बार कॉर्पोरल ग्रेड तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन असफल रही। मुझे ये सुनकर दुख हुआ क्योंकि मेरी हालत उससे भी ज्यादा खराब थी। एशलिन को केवल क्लास 2 का तनाव था। कॉर्पोरल ग्रेड के बारे में भूल जाओ, यहाँ तक कि विशेषज्ञ ग्रेड तक का स्तर भी मेरे लिए मुश्किल होगा।
मेरे पास एकमात्र सांत्वना यह है कि एशलिन उत्परिवर्तित ग्रे स्पार्क स्पैरो है और उसके वर्ग 2 तनाव होने के बावजूद उत्परिवर्तित होने से उसे अपने साथियों की तुलना में तेजी से स्तर ऊपर करने में मदद मिलेगी। जब हम चल रहे थे तो हमने कुछ ऐसा देखा जिसने हमें हमारे रास्ते पर रोक दिया। मुझे नहीं लगा था कि हम जीवित व्यक्ति से पहले मृत व्यक्ति को खोज लेंगे। जो कुछ बचा था उससे ये बहुत अधिक नर जैसा लग रहा था। इसे पहले ही राक्षसों ने खा लिया था, शरीर पर केवल थोड़ा मांस और टूटी हुई हड्डियां बची थीं। ये देखने में काफी भयानक दृश्य था। मैं ये दृश्य देखकर कांप उठा। मैंने नहीं सोचा था कि मैं किसी जीवित व्यक्ति को खोजने से पहले किसी मृत व्यक्ति को पाल लूंगा, विशेष रूप से बाहरी क्षेत्र में। जब तक कोई थोड़ा सावधान रहे, वह निजी ग्रेड पर होने के बावजूद बाहरी क्षेत्र में जीवित रह सकता है। या तो उसने पर्याप्त सावधानी नहीं बरती होगी या फिर दुर्भाग्यवश उसे एक शक्तिशाली राक्षस का सामना करना पड़ा होगा। उसने जो कवच पहना था उसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि शायद किसी कॉर्पोरल ग्रेड राक्षस ने उसे मारा है, क्योंकि केवल कॉर्पोरल ग्रेड राक्षस ही ग्रेड 1 कलाकृति को इतना नुकसान पहुंचा सकता है। शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक दिन पुराना है तथा इसे काफी क्रूरता से मारा गया है, तथा यहाँ वहाँ टूटी हुई हड्डियां दिखाई देती हैं। अपने कपड़ों को ढकते हुए मैंने शरीर के पास से जूते निकाले। भगवान का शुक्र है कि जूते शरीर से जुड़े नहीं थे, अन्यथा मैं तब भी नहीं हिलता, भले ही वे ग्रेड 1 जूते जैसे कलाकृति होते। उन पर हल्के दांतों के निशान देखकर किसी राक्षस ने उन्हें चबाने के लिए हटा दिया होगा और मौज मस्ती करने के बाद उन्हें यहाँ छोड़ दिया होगा। मैंने उन्हें अपने बैकपैक में संग्रहित किया। मैं वर्तमान में 2 से अधिक ग्रेड 1 आर्टिफैक्ट संचालित कर सकता हूँ। मैं उन्हें केवल तभी सक्रिय कर पाऊंगा जब मैं विशेषज्ञ ग्रेड तक पहुंच जाऊंगा। जब मैंने रिया की तरफ देखा तो मैंने देखा कि वह धूल से भरे बैग में कुछ खोजबीन कर रही थी। बैग ठीक लग रहा था, सिवाय उस पर कुछ गंदगी के। बेकार सामान बाहर फेंककर उसने अपने कंधों पर बैग टांग लिया। शव को जलाने के बाद बिना समय बर्बाद किए हम चुपचाप घटनास्थल से चले गए। यदि मैं पश्चिमी दुनिया में होता तो निश्चित रूप से शवों को दफना देता, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा करने की सुविधा नहीं है। हमने मृत शरीर से चीजें लेते समय एक दूसरे पर दोष नहीं लगाया, क्योंकि हमें उनकी आवश्यकता थी। यदि मुझे उनकी आवश्यकता नहीं भी होती तो भी मैं उन्हें बाद में बेचने के लिए ले लेता। हम बिना बात किए आराम से चुपचाप चले गए। हम दोनों का शरीर देखने के बाद बात करने का मूड नहीं था। उस शरीर को देखकर मुझे इस क्षेत्र की कठोर वास्तविकता का एहसास हुआ। बाहरी क्षेत्र में होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी कॉर्पोरल स्तर के राक्षस से नहीं मिलेंगे। हर कदम सावधानी से रखना पड़ता है, कहीं ऐसा न हो कि खतरनाक राक्षस की नज़र आप पर पड़ जाए। शव को देखकर हमने अपना रास्ता थोड़ा बदल लिया। जब हम यात्रा कर रहे थे तब हम जंगल के थोड़ा अंदर थे, लेकिन अब हम सुरक्षा के लिए बंजर भूमि और जंगल की सीमा में चल रहे थे। एशलिन ने भी हमारा मूड देखकर खुद पर नियंत्रण रखा। वह फिर भी दूर तक उड़ी और अज्ञात चीजें खाईं, लेकिन इस बार वह मेरी दृष्टि सीमा के भीतर रही। कई घंटे बीत गए, जल्द ही दोपहर हो गई, लेकिन हमें उस व्यक्ति की परछाई तक नहीं दिखी। हमने इसकी उम्मीद की थी। इस क्षेत्र का क्षेत्र बहुत बड़ा है, एक भी व्यक्ति को देखना सामान्य बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी कि हम किसी व्यक्ति से मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्रीवे बियनोव न्यू एल्कॉम। जल्द ही अगला पास आ गया, लेकिन वह भी बिना किसी परिणाम के। रात के खाने के बाद रिया और मैं नक्शे का अध्ययन कर रहे थे। ये छोटी सी झील जंगल के बाहर है। ये किसी भी बड़े समूह के इकट्ठा होने के लिए सबसे अच्छी जगह है। इसमें पानी है और राक्षस हैं जिनका वे भोजन के लिए शिकार कर सकते हैं, रिया ने कहा। उन्होंने सही कहा, ये सबसे नजदीकी स्थान है जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो सकते हैं। आपने सही कहा, लेकिन हमें वहां पहुंचने में 4 से 5 दिन लगेंगे, मैंने कहा। कल से छोटी झील की ओर चलने का निर्णय लेने से पहले हमने इस पर कुछ और चर्चा की। खाना खाने के बाद मैंने अपना सामान समेटा और छोटी झील की ओर अपनी यात्रा शुरू की। ये किसी भी बड़े समूह के लिए ठहरने के लिए एकदम सही स्थान है, क्योंकि यहाँ हर चीज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कल दोपहर मेरे साथ एक अच्छी बात यह हुई कि मेरी मैना 75% शुद्धता तक पहुंच गई थी। 65% के बाद मैना में हर वृद्धि बहुत मुश्किल हो गई। मेरी मैना शुद्धता इस उच्च तक केवल इसलिए पहुंची क्योंकि मैंने इस अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश किया था। मैं बस इस बात से खुश हूं कि मेरी मन शुद्धता 75% तक पहुंच गई थी। जिन लोगों की मन शुद्धता 75% होती है उन्हें गणराज्य में कुलीन माना जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग अपने मन को इतना शुद्ध बना सकते हैं। मैंने सोचा था कि मुझे इसमें कम से कम 1 सप्ताह लगेगा, लेकिन ये 3 दिनों में हो गया।
लेकिन जल्द ही मेरे दिमाग में 3 प्राइवेट ग्रेड रिवॉल्वर्स द्वारा कॉर्पोरल स्तर के राक्षसों को मारने का दृश्य सामने आया और मैं खुशी से पागल हो गया। उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, उनमें से कोई भी मुझे एक ही चाल में मार सकता है और उनके कौशल की शक्ति को देखते हुए मुझे यकीन है कि उनकी मन शुद्धता 90% या उससे अधिक होनी चाहिए। सरसराहट। हमने पत्तों की सरसराहट सुनी और शीघ्र ही शुद्ध सफेद अजगर हमारे सामने प्रकट हुआ। इसकी लंबाई लगभग 4 मीटर है और चौड़ाई इतनी है कि इसका मुंह आसानी से मेरा सिर काट सकता है। मैंने हमेशा की तरह एक कदम पीछे लिया क्योंकि मुझे उसकी आभा का एहसास था जो रिया जैसे विशेषज्ञ ग्रेड की पराकाष्ठा थी। राक्षस की ओर चलते हुए उसने अपनी महान तलवार को सक्रिय किया और अपने पांडा राक्षस को भी बुलाया। उसकी तलवार की लंबाई केवल 1 मीटर है लेकिन यह मेरी हथेली के बराबर है। जब मैंने उसकी पसंद का हथियार देखा तो मैं काफी चौंक गया। लड़कियां आमतौर पर तलवार और चाकू का इस्तेमाल करती थीं और बहुत कम ही अन्य हथियारों का इस्तेमाल करती थीं। यह उसके लिए एक आदर्श हथियार है क्योंकि रक्षा और ताकत बढ़ाने के अलावा उसके पास कोई विशेष शक्ति नहीं थी। उसने और उसके पांडा राक्षस दोनों ने एक ही समय में सफेद अजगर पर हमला किया। पहले तो अजगर थोड़ा चौंका लेकिन दोनों हमलों को आसानी से टाल दिया। पिछले 2 दिनों में हम कई राक्षसों से मिले हैं। निजी ग्रेड को मेरे द्वारा और विशेषज्ञ ग्रेड को रिया द्वारा संभाला जाएगा। यही कारण है कि अजगर असामान्य रूप से तेज है। हालांकि मैं चिंतित नहीं हूं, मुझे पता है कि रिया जितना दिखा रही है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। अजगर ने चालाकी से उस पर जहर छिड़कने की कोशिश की लेकिन रिया ने अपनी चौड़ी तलवार से उसे कुशलता से रोक दिया क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं था। बम। अजगर राक्षस ने पांडा के पंजे पर प्रहार किया। अजगर ने पांडा की धीमी गति को देखते हुए उसे अनदेखा कर दिया था लेकिन ये पांडा फुर्ती से उसके बगल में घुस गया और पंजे से हमला कर दिया। सांप ने हवा में ही अपने आप को नियंत्रित कर लिया और पीछे से आ रही रिया की तलवार को चकमा दे दिया। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई अजगर को कई बार चोटें आईं लेकिन वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। लड़ाई को देखे हुए केवल 15 मिनट हुए हैं और ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। वह अब तक ये जानने के लिए रुकी हुई थी कि क्या इस राक्षस में कोई छिपी हुई क्षमता है। एक बार जब उसे यकीन हो जाएगा कि राक्षस ने अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग कर लिया है तो वह अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करेगी। ओह, मुझे ये देखकर काफी आश्चर्य हुआ जब उस सफेद अजगर ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी और रिया पर हमला कर दिया। वह चौंक गई लेकिन वह मुश्किल से उस झटके से बच पाई। सच में इस क्षेत्र के राक्षसों का इतनी जल्दी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रिया और सफेद सांप गंभीरता से लड़ने लगते हैं जबकि पत्थर पांडा अकेले एक तरफ खड़ा होकर हमला करने का मौका तलाश रहा है। मैंने थोड़ी अधिक दूरी तक संघर्ष किया और मैं कल की गलती दोहराना नहीं चाहता था। कल जब रिया और विशेषज्ञ चरण राक्षस लड़ रहे थे उस राक्षस ने अचानक मुझ पर हमला किया। हालांकि मैंने अपने और लड़ाई के बीच दूरी बना ली थी, यह पर्याप्त नहीं था। यह देखकर कि मुझे निशाना बनाना आसान था उसने मुझ पर हमला कर दिया। अगर आखिरी समय में स्टोन पांडा ने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं मर जाता या कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाता। लगभग आधे घंटे हो गए हैं जब रिया ने सफेद अजगर से लड़ना शुरू किया। ये सबसे लंबी लड़ाई थी जो मैंने रिया के सामने लड़ी थी। आमतौर पर वह 20 मिनट के भीतर राक्षस को मार देती थी लेकिन ये 30 मिनट से अधिक हो गई। जब मैंने सर्वोच्च युद्ध तकनीक की पहली मुहर बनाई थी तब मैं स्वयं को प्रतिभाशाली समझता था और जब मैंने स्वयं की तुलना सारा और जिम से की जो मेरी ही उम्र के हैं लेकिन उनके पास एक संगठन था, तब मैं बहुत हैरान हुआ। लेकिन मुझे इस दुनिया में वास्तविकता की जांच सुनने को मिली। सबसे पहले केंद्रीय महाद्वीप के उन 3 लोगों द्वारा जो आसानी से 2 ग्रेड की लड़ाकू शक्ति को छोड़ सकते थे और फिर रिया के साथ जिन्होंने कम से कम 4 मुहरों का सर्वोच्च लड़ाकू अभ्यास बनाया। यद्यपि उसने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि उसने कितनी सील बनाई है, लेकिन मैं उसकी युद्ध क्षमता से अनुमान लगा सकता हूं और यह सबसे चौंकाने वाली बात नहीं है। उसने उसी उम्र के कई लोगों को बताया कि उसने उससे अधिक सील बनाई है, विशेष रूप से संगठन के लोगों को। उन्होंने मुझे एक रोचक रहस्य भी बताया जो उन्हें संयोग से पता चला। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष की आयु से पहले 10वीं मुहर नहीं बना सकता, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। यही कारण है कि जब मैंने उसे बताया कि प्राइवेट ग्रेड रिवॉल्वर 2 ग्रेड छोड़ सकता है और उनसे 10 से अधिक सील बनाने की संभावना है, तो वह बहुत हैरान हो गई। कभी कभी मुझे रिया को सभी शक्तिशाली राक्षसों को मारते हुए देखकर शर्म आती है और मैं खुद से वादा करता हूं कि मैं मजबूत बनने के हर अवसर का उपयोग करूंगा, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो। धप। रिया की तलवार ने राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया, जबकि मैं अपनी सोच में खोया हुआ था।
वह उस सांप को मारने के लिए एक बहुत ही चालाक योजना का उपयोग करती है। चुपके से उसके पत्थर के पांडा ने अजगर की पूंछ पकड़ ली थी, जिससे वह एक पल के लिए स्थिर हो गया था और उसने इस मौके का इस्तेमाल सांप को एक ही बार में मारने के लिए किया। ये काफी कुशल शिकार था। वह जल्दी से राक्षस से कोर को हटा देती है और हम राक्षस के कोर में आग जलाने के बाद चलते हैं। जब हम चल रहे थे तो एशलिन पेड़ पर जंगली फल देखकर तेजी से मेरे कंधे से दूर उड़ गई। उसने तुरंत ही पेड़ से फल तोड़ लिया और बड़े चाव से खाने लगी। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह मेरी बात नहीं सुन रही थी, भले ही मैंने उसे कितनी बार कहा था कि वह कोई अनजान फल न खाए। लेकिन जब हम चल रहे थे तो अचानक मैं रुक गया क्योंकि मुझे एशलिन के साथ अपने रिश्ते में कुछ महसूस हुआ। क्या हुआ? रिया ने सतर्कता से चारों ओर देखते हुए पूछा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि एशलिन अचानक मेरे अंदर चली गई थी। जैसे ही वह अंदर गई, मेरा वीर्य तीव्र गति से बहने लगा। ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मुझे पता था कि क्या हो रहा है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। O16 हिंदी अध्याय 76 चमत्कार फल। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। वह स्तर ऊपर उठा रही है, इसका मतलब है कि मैं स्तर ऊपर उठा रहा हूँ। जल्द ही मेरे शरीर के अंदर मैना खत्म होना शुरू हो गया। मैंने जल्दी से अपना बैग नीचे रखा और कॉर्पोरल ग्रेड राक्षस के दिल से मुट्ठी के आकार का मांस निकाला। अगर यह सामान्य स्तर का होता तो ये हिस्सा बहुत अधिक होता, लेकिन ये ग्रेड के बीच का स्तर है, इसलिए ये ठीक रहेगा। मैं मैना पोशन पी लेता, लेकिन यह मैना पोशन की बर्बादी होती क्योंकि उनका उपयोग आपातकाल में ही बेहतर होता है। मैंने इसे कुछ सेकंड के लिए अपनी सबसे तेज आग पर पकाया और फिर बिना एक सेकंड बर्बाद किए इसे खा लिया। माइकल को कॉर्पोरल स्तर के राक्षस का दिल खाते हुए देखने के बाद रिया को समझ में आने लगा कि क्या हो रहा है। माइकल एशलिन के अचानक स्तर ऊपर जाने से काफी आश्चर्यचकित है, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि कभी कभी अप्रत्याशित स्तर ऊपर हो जाता है। मैंने स्तर बढ़ाने के लिए आवश्यक मान उपलब्ध कराने हेतु पूर्ण गति से शोधन इंजन का संचालन शुरू कर दिया। मेरे पूरे शरीर में परिवर्तन होने लगे, जिससे मुझे शारीरिक से लेकर जादुई तक सभी पहलुओं में सुधार प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, मेरे शोधन इंजन पर लगे रन भी चमकने लगे और जल्द ही मेरे शोधन इंजन का विस्तार होने लगा। यह आधे घंटे तक चलता है और मैं और एशलिन विशेषज्ञ ग्रेड में पहुंच गए। जब सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की सील तेजी से धड़कने लगी और असामान्य गति से मेरे शरीर में मौजूद सभी सीमित मैना को चूसने लगी, इतनी तेज कि मुझे अपने शरीर में दर्द महसूस होने लगा। बिना पकाए मैंने कॉर्पोरल स्तर के राक्षस के दिल को काटना शुरू कर दिया। इसका स्वाद भयानक था, लेकिन मैंने फिर भी इसे खा लिया। सील ने मुझसे अधिकाधिक ऊर्जा चूसना शुरू कर दिया और पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मुझे उस राक्षस के हृदय को लगातार काटना पड़ा। सील की धड़कन तभी बंद हुई जब मैंने दिल का एक चौथाई हिस्सा खा लिया। मुझे राहत महसूस हुई क्योंकि उसने मेरा मन चूसना बंद कर दिया, लेकिन फिर सील चमक उठी और उसने अपनी ऊर्जा को एक निश्चित स्रोत की ओर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। मैं ये जानकर आश्चर्यचकित हो गया कि स्रोत एशलिन है और सावधानीपूर्वक जांच करने पर मैंने पाया कि सील स्वयं को एशलिन पर कॉपी कर रही है। एशलिन के शरीर पर सील बनना शुरू हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि राक्षस के पास सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की सील हो सकती है। मुझे बाद में रिया के साथ अनुरूप होना होगा। यदि सील पूरी तरह से एशलिन के शरीर में कॉपी हो जाए तो उसका शरीर काफी मजबूत हो जाएगा और राक्षस के रूप में उसकी रक्षा क्षमता मुझसे बेहतर होगी। मैं महसूस कर सकता हूं कि एशलिन को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उसके शरीर में सील बन रही है। मैं उस एहसास को समझ सकता हूं। मैंने भी ऐसा महसूस किया जब मेरे शरीर में सील बन रही थी। सील बनने की प्रक्रिया 10 मिनट तक चलती है और फिर रुक जाती है। चबा चबा एशलिन मेरे अंदर से बाहर आए और हवा में ऊंची उड़ान भरी। कुछ सेकंड बाद ही वह नीचे आए और मैंने उसे अच्छी तरह से देखा। कुछ सेंटीमीटर बढ़ने और पंखों के पहले से अधिक जीवंत हो जाने के अलावा उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चबाओ चबाओ चबाओ, एशलिन ने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं चौंक गई, लेकिन मैंने जल्द ही अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया। क्या लेवल अप के दौरान हमारे राक्षस पर सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की मुहरें अंकित हो गईं? मैंने रिया से पूछा ताकि एशलिन द्वारा बताई गई बातों से अपना ध्यान हटा सकूं। जब एशलिन के माता पिता का आकार बढ़ा तो वे सामान्य आकार से 3 गुना बढ़ गए, लेकिन एशलिन लगभग वैसी ही रही। उन्होंने कहा, हाँ वे ऐसा करते हैं, लेकिन केवल ग्रेडों के बीच का स्तर ऊपर होता है, सामान्य स्तरों के बीच का स्तर ऊपर नहीं होता। मैंने सहमति में सिर हिलाया और ग्रेड 1 के जूते निकाले जो मुझे कल शव के पास मिले थे। मैंने कल ही इन्हें अच्छी तरह से साफ कर लिया था। अब जब ये विशेषज्ञ स्तर के हो गए हैं तो मैं इन्हें बिना किसी परेशानी के पहन सकती हूँ।
मैं अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता हूँ, लेकिन यह इसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। यहाँ कई शक्तिशाली राक्षस छिपे हुए हैं। बिना समय बर्बाद किए हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। चलते समय मैंने रिया पर एक नज़र डाली, लेकिन वह सामान्य लग रही थी। मैं अभी भी उस बात से काफ़ी हैरान हूँ जो एशलिन ने मुझे लेवल अप करने के बाद बताई थी। उसने कहा कि जब वह पहले कंधे पर थी तो उसे फल की अद्भुत खुशबू आ रही थी और उसने उस अद्भुत फल को बड़े चाव से खाया, लेकिन जब वह उस पेड़ से दूर उड़ने वाली थी तो उसे अचानक गर्मी महसूस होने लगी और उसके तुरंत बाद ही उसे ऊपर उठने का एहसास हुआ। कुछ देर तक स्तब्ध रहने के बाद मैंने इस पर गहराई से सोचा और पाया कि इसके लिए केवल एक ही उचित स्पष्टीकरण है। चमत्कारी फल। उसने निश्चित रूप से चमत्कारी फल खाया था। उन्हें चमत्कारी फल के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनमें चमत्कारी क्षमताएं होती हैं। इनमें से कुछ स्तर बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि एशलिन ने किया था। कुछ शारीरिक क्षमताओं और शक्ति को बढ़ा सकते हैं। मैंने कुछ चमत्कारी फलों के बारे में भी पढ़ा था जो शक्ति प्रदान कर सकते हैं। मैंने सोचा कि यह सब झूठ है, लेकिन चमत्कारी फलों के प्रभाव को देखने के बाद मैंने सोचा कि यह सब झूठ है। उन्हें ढूंढना और पहचानना बहुत कठिन है। जैसे कि एशलिन ने जो खाया था वह किसी भी अन्य सामान्य फल की तरह दिखता था। वे कहते हैं कि केवल कुछ राक्षसों के पास उन्हें पहचानने की कुछ जन्मजात प्रतिभा थी। रुको, क्या उसने नहीं कहा कि उसे फल से अद्भुत खुशबू आ रही है? हो सकता है कि उसमें चमत्कारी फल खोजने की प्रतिभा हो। मैं उससे बाद में पूछूंगा जब हम अकेले होंगे। मैं इतना खुश हो गया कि मैं खुद को रोक नहीं सका। रिया ने भी मुझे देखकर भौहें सिकुड़ी, लेकिन उसने सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने स्तर ऊपर कर लिया था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि चमत्कारी फल वे सामान्य फल नहीं हैं जो एशलिन की खुशबू का इंतजार कर रहे थे। चमत्कारी फल शायद इस दुनिया का एकमात्र चमत्कारी फल है। लेकिन फिर भी फल का पता लगाने की प्रतिभा का बहुत महत्व है। जब भी एशलिन किसी चमत्कारी फल के पास होगी, वह उसे सूंघने में सक्षम होगी। 2 दिन और बीत गए और हम छोटी झील से केवल 2-3 दिन की दूरी पर थे। इंद्रस फूल, रिया ने कहा और सावधानीपूर्वक विशेषज्ञ सटीकता के साथ पेड़ से फूल तोड़ लिया। रिया को जड़ी बूटियों और अयस्कों का व्यापक ज्ञान है और वह उन्हें आसानी से पहचानने और चुनने में सक्षम है। उन्होंने बताया कि जब वह जंगल में काफी अंदर थी तो उन्हें हर जगह कीमती अयस्क और जड़ी बूटियां दिखाई दी, लेकिन वह उन्हें लेने की स्थिति में नहीं थी। अब तक उसने दर्जनों जड़ी बूटियां चुनी होंगी। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने कभी इनके बारे में विस्तार से नहीं पढ़ा। मैंने इनके बारे में थोड़ा बहुत तब पढ़ा था जब मैं अपनी बिल्डिंग से ग्रीन हिल के लिए निकला था, क्योंकि यहाँ कई लोग कीमती जड़ी बूटियां और अयस्क ढूंढ रहे थे। हालांकि मैंने रिया जितना नहीं चुना था, फिर भी मुझे कुछ अयस्कों की सिल्लियां मिली जो काफी क्रेडिट के लायक थीं। हमने हर कीमती अयस्क को अपने बैग में नहीं रखा, कहीं ऐसा न हो कि इससे हमारा बैग भारी हो जाए। हमने केवल न्यूनतम और केवल कीमती सामान ही लिया। रिया ने कुछ अयस्कों को भी फेंक दिया जो उसने पहले उठाया था क्योंकि यह उसके बैग को भारी बना रहा था। यदि वह पश्चिमी रक्त में शिकार कर रही होती तो उसने ऐसा कभी नहीं किया होता। वह आसानी से अपने पास मौजूद अयस्कों से 10 गुना अधिक अयस्क ले लेती, लेकिन यहाँ मामला अलग है। इस क्षेत्र में खतरा हर जगह है। मुझे इस क्षेत्र में आए 6 दिन हो गए हैं, लेकिन मैंने रिया और वेस्टब्लड से आई उस लाश के अलावा किसी को नहीं देखा। मुझे स्तर बढ़ाए हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे अपनी शक्तियों का पूरी तरह से परीक्षण करने का मौका नहीं मिला है। अब मैं अपनी तलवार के वार से प्राइवेट ग्रेड को मार सकता हूं, लेकिन इन दिनों मेरे सामने आने वाले सभी स्पेशलिस्ट ग्रेड राक्षस अपने चरम पर हैं और मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे कभी कभी बहुत ऊब महसूस होती है जब हम बस चलते रहते हैं और कोई राक्षस हमारे सामने नहीं आता। मैं जानता हूं कि यह अच्छी बात है। जितना कम राक्षस हमारा सामना करेंगे, उतनी ही जल्दी हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। जब हमने अपनी ओर आती तेज सरसराहट सुनी तो हम अचानक ट्रैक पर रुक गए। आवाज सुनकर हमने तुरंत अपने हथियार सक्रिय कर दिए। सरसराहट की आवाज से मैं कह सकता हूं कि 3 से अधिक राक्षस हमारी ओर आ रहे हैं। जैसे ही हमने राक्षसों को पकड़ने के लिए हमला किया, लेकिन समय रहते रुक गए क्योंकि हमने कुछ अजीब चीज देखी थी। ये मानव आकृतियां थीं। जल्द ही वे एक एक करके बाहर आए। उनमें से 6 2 समूहों में थे, 3 लड़के और 3 लड़कियां। वे निश्चित रूप से उस समूह के समान ही हैं जिनसे मैं पहले मिला था। उनमें से 6 14-15 साल के लग रहे थे और प्राइवेट ग्रेड में हैं। मुझे यकीन है कि वे भी मध्य महाद्वीप से हैं। देखा, मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मुझे लग रहा है कि लोग हमारी ओर आ रहे हैं, लेकिन तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी। लड़के ने लड़की से आत्मसंतुष्ट होकर कहा। उसके नीले बाल और नीली आंखें थीं और वह काफी सुंदर लग रहा था।
अपनी संवेदना क्षमता का बखान करना बंद करो, एरन। रात की तरह काले बालों वाली खूबसूरत लड़की ने कहा। हम चुपचाप उनकी बातचीत सुनते रहे। ये लड़का और लड़की अपनी टीम के नेता लग रहे थे। लड़का कुछ कहना चाहता था लेकिन वह रुक गया और मुस्कुराते हुए हमारी ओर देखने लगा। बाहरी महाद्वीप से आए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शॉन हूं और यह कैरोल है। शॉन ने अपना परिचय दिया। हम आपको नौकरी देना चाहते हैं और आप हमारे भुगतान से निराश नहीं होंगे। उन्होंने कहा। वो उन पुरानी फिल्मों में व्यवसाय लग रहे थे। उसकी बात सुनकर हम दोनों सतर्क हो गए। हालांकि मुझे उसकी कोई बुरी मंशा का आभास नहीं हुआ, फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। और बाहरी महाद्वीप कहने का मतलब है कि वह जानता है कि हम उससे अलग जगह से आते हैं। कौन सा काम? मैंने सतर्कता से पूछा। उन सभी के पास कॉर्पोरल स्तर के राक्षस से लड़ने की शक्ति थी और अगर वे हमारी मदद मांग रहे हैं तो यह वास्तव में खतरनाक है। उन्होंने कहा, यह बहुत खतरनाक है और आपके घायल होने या मर जाने की संभावना बहुत अधिक है, लेकिन यदि आप सफल हो गए तो हम आपको बहुत बड़ी रकम देंगे। उनकी पूरी तरह से ईमानदार पेशकश सुनकर मैं थोड़ा चौंका। ज्यादातर लोग ऐसी नौकरी के लिए मना कर देंगे, लेकिन उसने कहा कि वह हमें बहुत ज्यादा पैसे देगा। वह कह रहा है कि वह हमें बहुत ज्यादा पैसे देगा लेकिन उससे नहीं। क्या काम है? रिया ने पूछा। हालांकि यह बहुत मुश्किल हो सकता है और हम इसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर एक भूमिगत गुफा है। ये ग्रेड 3 सैंडवॉर्म राक्षसों की गुफा है। उन्होंने कहा। मैंने ये ग्रेड 3 शब्द मध्य महाद्वीप की दूसरी टीम से भी सुना है। इसका अर्थ संभवतः कॉर्पोरल ग्रेड है। वहां लगभग 15-16 राक्षस हैं और 5 या 6 ग्रेड 3 राक्षस हैं, जबकि बाकी ग्रेड 2 के हैं। तुम दोनों को जो चीज हमने तुम्हें दी है उसे अंदर फेंकना है। उसने जारी रखा जबकि हम चुपचाप खड़े रहे, लेकिन अपना भाव सीधा रखा। इसके बाद आपको बस भागना है, बाकी जो भी होगा हम संभाल लेंगे, उसने कैंडी बेचने वाले की तरह बेपरवाही से कहा। रिया और मैं भावहीन दिख सकते हैं लेकिन हम अंदर से सदमे में हैं। वे वास्तव में हमें अपनी जान जोखिम में डालने के लिए कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि हमारी जान को खतरा है, फिर भी आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने पूछा। मेरे सवाल पर गुस्सा होने के बजाय वह मुस्कुराया। हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन इसमें हमारा बहुत समय और ऊर्जा लगती। जैसा कि मैंने कहा कि आप बस जो चीजें हमने दी हैं उन्हें फेंक दें और भाग जाएं, बाकी हम संभाल लेंगे। मैं उन्हें अस्वीकार करने ही वाला था कि रिया ने सवाल पूछ लिया। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा? रिया ने पूछा। जब उसने ये सवाल पूछा तो मैं थोड़ा चौंक गई। मैंने नहीं सोचा था कि वह जीवन को खतरे में डालने वाली नौकरी में रुचि लेगी। freewayBNENewL.com। उन्होंने कहा, हमारे सीनियर्स ने उस गुफा के अंदर 2 थैलियां छिपाई थीं। हमें केवल थैलियों के अंदर रखा बैच चाहिए, बाकी सब तुम्हारा होगा। इस थैले में क्या है? मैं खुद से यह सवाल पूछना बंद नहीं कर सकता। बैच के अलावा इसमें कम से कम एक नाइट ग्रेड आर्टिफैक्ट और स्किल होगा और निश्चित रूप से स्पेस पाउच होगा, जिसमें यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपको पोशन और मैना स्टोन भी मिल सकते हैं। उन्होंने अपने चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान के साथ कहा। नाइट ग्रेड? रिया ने पूछा। मैं भी यह सवाल पूछना चाहती थी। मैंने ये पहली बार सुना है। नाइट ग्रेड 12 बुनियादी ग्रेड को संदर्भित करता है। नाइट ग्रेड कौशल और कलाकृतियों का उपयोग सभी 12 बुनियादी चरणों द्वारा किया जा सकता है। उन्होंने धैर्यपूर्वक हमें समझाया। मैं इस समय वास्तव में दुविधा में हूं। भुगतान का उल्लेख करने से पहले मैं निश्चित रूप से इसे अस्वीकार कर देता, लेकिन अब जब उन्होंने इसका उल्लेख किया है तो मैं वास्तव में ऐसा कर रहा हूं। मैं ये करूंगी। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाती, रिया ने कहा, मैं उसकी पसंद समझ सकती हूं। वे बहुत अधिक भुगतान कर रहे हैं। भाड़ में जाए, मैं भी यह करूंगा। मैंने कहा कि भाग्य जोखिम के साथ आता है। मैं हमेशा अपने जीवन से चिपका नहीं रह सकता। मुझे प्रगति के लिए कुछ जोखिम उठाने होंगे। तो फिर चलो चलें। समय कीमती है, उसने कहा और हम उन छहों के पीछे पीछे भागे। नोट: मैं कल से अपना पैट्रियन शुरू करूंगा और यही वह दिन होगा जब हमारे उपन्यास के पाठकों की संख्या 1 मिलियन तक पहुंच जाएगी। कृपया मतदान करते रहें। धन्यवाद मेरे सभी पाठकों को हमारे उपन्यास को दिए गए प्यार और समर्थन के लिए, क्योंकि आज हमारे उपन्यास ने 1 मिलियन पाठकों का आंकड़ा पार कर लिया है। एडवर्ड्स। बैंग बैंग। मैंने अपने पीछे जोरदार आवाजें सुनी। जब मैंने पीछे देखा तो मैंने देखा कि शॉन और उसके साथी राक्षसों पर हमला कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता कि कितने राक्षस मर गए, लेकिन वे गुफाओं से बाहर आते रहते हैं क्योंकि प्रवेश द्वार पर धूल का एक बड़ा बादल छा गया है।
लेकिन शॉन और दोस्त हमला करते रहते हैं और मैना औषधि पीते रहते हैं। मैं दूर से हल्की आवाजें सुन सकता था। कैरोल और उसकी टीम भी शॉन जैसे राक्षसों से लड़ रही थी। ग्रर ग्रर, बैंग बैंग बैंग। राक्षस की तेज चीखें और शो की टीम के हमले मेरे कानों को खराब कर रहे हैं। जल्द ही धुआं छट गया और मैंने देखा कि 4 शव जमीन में पड़े थे, लेकिन 3 विशालकाय केचुआ राक्षस शॉन और उसके 2 साथियों की ओर बढ़ रहे थे। उनके आकार और आभा से वे निश्चित रूप से कॉर्पोरल अवस्था के राक्षस थे, लेकिन शॉन उन्हें देखकर घबराया नहीं और अपनी इच्छा से उन पर हमला कर दिया। यद्यपि वे तीनों राक्षस घातक रूप से घायल दिखाई दे रहे थे, किंतु वे वास्तव में घायल नहीं थे तथा केवल उनकी बाहरी सुरक्षा टूट गई थी। वे बेतहाशा लड़ने लगे। लड़ाई देखकर मैं अंदर से कांप उठा। ये प्राइवेट ग्रेड और कॉर्पोरल ग्रेड के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि कॉर्पोरल ग्रेड वर्सेस कॉर्पोरल ग्रेड के बीच की लड़ाई थी। लड़ाई आधे घंटे तक चलेगी, लेकिन सतह पर कोई स्पष्ट विजेता नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि वे 3 कॉर्पोरल स्तर के राक्षस आधे घंटे से अधिक जीवित नहीं रहेंगे। यदि राक्षसों की समय समय पर जमीन में घुसने की क्षमता न होती तो ये लड़ाई पहले 20 मिनट में ही समाप्त हो जाती। मुझे अपने पैरों के नीचे हल्का कंपन महसूस होने लगा, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं सोचा। यह मान लिया कि यह सिर्फ लड़ाई के कारण उत्पन्न कंपन है, लेकिन मैं पूरी तरह गलत था। धमाका। ग्रर, एक केचुआ राक्षस मेरे पास से जमीन से बाहर आया और कर्कश आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। ये कुछ समय के लिए रुक गया, जैसे कि पर्यावरण के बाद से, और फिर अचानक यह असहज नोटिस बनाने के लिए मेरी ओर आता है। यह उन राक्षसों की तुलना में छोटा है जिनसे शॉन और उनकी टीम लड़ रही है, लेकिन फिर भी यह मुझे आसानी से खा सकता है। मैंने भागने के बारे में सोचा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि यह मध्यस्तर का विशेषज्ञ ग्रेड राक्षस है। गुफा में मैं कॉर्पोरल ग्रेड राक्षस से सफलतापूर्वक भागने में सक्षम था क्योंकि स्थान संकीर्ण था और यह अपनी पूरी गति से मेरा पीछा करने में सक्षम नहीं था, लेकिन यह मामला अलग है। मैंने अभ्यास की 20वीं चाल चलते हुए ही अपनी तलवार, कवच और जूते सक्रिय कर लिए। मुझे पता है मैं अभी उसके मुकाबले में नहीं हूं, लेकिन मैंने इसे कुछ समय के लिए रोक दिया है क्योंकि शॉन ने अपनी लड़ाई समाप्त कर ली है और मुझे बचा लिया है। धिक्कार है। मैंने खुद को बहुत मारा और शर्मिंदा महसूस किया जब से मैं इतना असफल हो गया हूं कि मैं चाहता हूं कि दूसरे मुझे बचाएं, और खासकर उन लोगों से जो मुझसे कम ग्रेड के हैं। freewebnovel.com। मैं जोर से चिल्लाया और राक्षस पर हमला करने के लिए उसकी ओर दौड़ा। चाहे ये राक्षस कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर इसे मार नहीं सका तो कम से कम मैं अपने सम्मान के लिए इसे घायल तो कर ही दूंगा। मैं पूरी गति से उसकी ओर दौड़ा। गति बनाकर मैं अपना सबसे मजबूत हमला करना चाहता था। ये जूते वाकई अद्भुत हैं। मेरी गति लगभग 2 गुना बढ़ गई थी। ये जूते तुरंत गति करने के लिए सबसे अच्छे हैं। टक्कर। मेरी तलवार ने उस पर प्रहार किया, जिससे उसकी त्वचा से मिट्टी की परत टूट गई और उसका खून भी निकल आया। ग्रर। उसने दहाड़ते हुए मुझे अपने मुंह से खाने की कोशिश की, लेकिन अपनी तलवार की जवाबी ताकत का उपयोग करते हुए मैंने उसके मुंह को चकमा दे दिया। ये देखकर कि वह अपना मुंह खोले हुए मेरी ओर आ रहा है, इसकी गति देखकर मेरे पास अपनी तलवार से उसका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। खटखट, धप धप धप। जैसे ही मैंने अपनी तलवार से उस पर हमला किया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे शरीर में एक झटका दौड़ गया और मुझे कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। मुझे सदमे के कारण कुछ आंतरिक चोटें भी आईं, लेकिन मेरे पास इस पर विचार करने का समय नहीं है क्योंकि यह मेरी ओर आ रहा है। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। मैं लगातार बचाव कर रहा था कि यह एक हमला है। अगर यह जारी रहा तो मेरी आंतरिक चोटें निश्चित रूप से खराब हो जाएंगी। मैं बचाव के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, और हाँ, व्यायाम के अग्रिम कदमों को और अधिक कठिन बनाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मुझे पहले से ही बहुत दर्द महसूस हो रहा है। अब मैं वास्तव में कौशल की आवश्यकता को समझता हूं। मैंने सोचा था कि जब तक मैं व्यायाम के अधिक से अधिक चरणों को प्रसारित करने में सक्षम हूं तब तक ये काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वोच्च लड़ाकू व्यायाम का सबसे अच्छा उपयोग अधिक जवानों का निर्माण करके शरीर को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन यह आपको तात्कालिक और घातक शक्ति नहीं दे सकता, केवल कौशल ही इसे दे सकता है। मुझे जिम के प्रस्ताव को स्वीकार न करने का सचमुच अफसोस है। आधे महीने पहले जिम ने अचानक मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास कोई अर्ध कौशल है। जब मैंने कहा कि नहीं, तो उसने मुझे एक देना चाहा और कहा कि उसके पास बहुत सारे हैं। मैंने ये कहने से इनकार कर दिया कि मुझे कौशल की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास उत्कृष्ट युद्ध अभ्यास है और यह पर्याप्त है, लेकिन मैं बहुत गलत था, यह अब मुझे पता चल गया है। क्लैंग।
इस बार मुझे थोड़ा कम झटका लगा क्योंकि मैंने 21वीं चाल सफलतापूर्वक चला दी थी। फिर भी, ये पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं है। मैं अंदर से दहाड़ उठा और पागलों की तरह उस पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि मैं मुश्किल से उसे घायल कर पाया, लेकिन इसने मुझे पिछले कुछ हफ्तों से दबी हुई भावना से कुछ राहत दी। क्लैंक क्लैंक क्लैंक, थप 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 थप, पुह। मेरे आंतरिक अंग हिलने से मुझे खून की उल्टी हो गई। चोट लगने के बावजूद भी मैंने व्यायाम जारी रखते हुए पागलपनपूर्ण हमला करना बंद नहीं किया। यह पागलपन रंग लाने लगा। मेरे हमले घातक हो गए क्योंकि व्यायाम का चक्र 23वें चक्र तक पहुंच गया। 24वें चक्र में केवल एक चाल थी। ग्रर, हम दोनों पागलपन में डूब गए। राक्षस पहले से ही कांच की गेंद से गैस को अंदर लेने से काफी पागल हो गया था और अब मेरे अथक हमलों से छोटी छोटी चोटें खा रहा था। उसने परिणाम की परवाह किए बिना अपना मुंह सिर की ओर बढ़ाया, लेकिन मैंने कुछ कदम पीछे हटते हुए उसका बचाव किया। कच्चा, भाड़ में जाओ, मैंने चिल्लाया क्योंकि हमले से मेरी हड्डी उखड़ गई थी। मैंने बिना समय बर्बाद किए जल्दी से उसे वापस अपनी जगह पर समायोजित किया और फिर से उस पर हमला किया। मैं अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ता हुआ पागल लग सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पागलपन में भी एक तरीका है। चूंकि मैंने उस पर हमला किया था, इसलिए मेरे 3 में से 5 हमले उसके सिर के एक ही स्थान पर केंद्रित थे। मैंने अपने हमले से इसकी रक्षात्मक परत को पहले ही हटा दिया है और मुझे इसे खत्म करने के लिए केवल सटीक हमला करने की जरूरत है। लेकिन एक समस्या है, मुझे नहीं लगता कि मेरे हमले इसकी खोपड़ी को भेदने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं। मैं सर्वोच्च युद्ध अभ्यास के 24वें चरण को पूरा करने के बाद ही ऐसा सोचता हूं और यही वह है जिसे मैं अपने पागलपन के माध्यम से हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। क्रैक, मेरी एक और हड्डी टूट गई। इस बार मेरे कूल्हे की हड्डी टूट गई, लेकिन मैं नहीं टूटा और हमला जारी रखा। हाँ, मैंने दांत पीसते हुए चिल्लाया जब मैं सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की 24वीं चाल को पूरा करने में सफल हो गया। बम, क्रैक, मेरी कुछ हड्डियां और चटक गईं। व्यायाम की 24वीं चाल को पूरा करने की खुशी में मैं विचलित हो गया और गिर गया। अपना खून से सना मुंह पोंछते हुए मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। यह अभिशाप में आशीर्वाद है। राक्षस और मेरे बीच इतनी जगह है कि मैं संभवतः उसके सिर के ऊपर से कूद सकता हूं। आह, पूरे दिल से चिल्लाते हुए मैं पूरे दिल से उसकी ओर दौड़ा। ग्रर, मुझे अपनी ओर दौड़ते देख वह चिल्लाया। जबकि हमारे बीच केवल 3 मीटर की दूरी थी, मैं कूद पड़ा। यदि मैं ग्रेड 1 के जूते पहनता तो ये छलांग लगाना काफी कठिन होता, लेकिन ये काफी सरल है। ग्रर, मुझे अपनी ओर कूदते देख मैंने उसका मुंह खोल दिया। मैं निश्चित रूप से उसका भोजन बनूंगी, लेकिन राक्षस को मेरी भविष्यवाणी के अनुसार कार्य करते देख मैं मुस्कुरा दी। चूंकि मैं उससे केवल 1 मीटर की दूरी पर था, इसलिए मैंने अपने ग्रेड 1 जूते की सहायता से हवा में छलांग लगा ली। पुच्छी, मैंने ब्लेड को राक्षस की खोपड़ी में घुसा दिया। मैं उसके ठीक ऊपर था और तलवार को उसकी खोपड़ी में ही छोड़ दिया। ग्रर ग्ररोर, धप। जब मैं धप के साथ जमीन पर गिरा तो मैंने उसकी करुण पुकार सुनी। ग्रर, वह दर्द से जोर से चिल्लाया, लेकिन जल्द ही उसकी चीखें धीमी पड़ने लगी और वह धरती पर निश्चल होकर गिर पड़ा। मैंने अपनी जेब से औषधि की बोतल निकाली और उसे पी लिया और सब कुछ छोड़ दिया। मैं शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा और उस मृत राक्षस के शरीर को देखने लगा। मैं राक्षस से अपनी तलवार भी नहीं निकालना चाहता था क्योंकि मेरे शरीर में अनगिनत टूटी हुई हड्डियों के कारण मुझे दर्द हो रहा था। जमीन पर बैठकर मैं अपने सामने हो रही लड़ाई को देख रहा हूं। 3 कॉर्पोरल स्तर के राक्षसों में से एक गिर चुका है, जबकि शॉन और उसके साथी शेष 2 के साथ लड़ रहे हैं। लड़ाई 1 घंटे के भीतर खत्म हो जानी चाहिए। इसमें इतना समय लगने का एकमात्र कारण राक्षसों की सुरक्षा है। केचुआ राक्षसों के शरीर पर मिट्टी की मोटी परत होती है, जिसे भेदना काफी कठिन होता है। विशेष रूप से कॉर्पोरल स्तर के केंचुओं की रक्षा परत में धातु की बनावट होती है, जिससे भेदना और भी कठिन हो जाता है। लेकिन मैं राक्षसों के शरीर पर बहुत सारी चोटें देख सकता हूं। वे 1 घंटे से अधिक नहीं टिक पाएंगे। हालांकि मेरे लिए यह अच्छी बात है कि 1 घंटे का आराम मेरे लिए सामान्य रूप से चलने के लिए पर्याप्त होगा। शॉन और उसके साथियों द्वारा उपयोग किए जा रहे कई अद्भुत कौशलों को देखकर मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या मुझे अपने भुगतान में कोई कौशल मिलेगा। यदि मेरे पास भी वैसा ही कौशल होता जैसा शॉन हमला कर रहा है, तो मैं अपनी लड़ाई मूल समय के 1/4 समय में ही समाप्त कर लेता। शॉन की लड़ाई देखकर मैंने कई चीजें सीखीं, खासकर यह कि कैसे लड़ना है। उनकी लड़ने की शैली वास्तव में सटीक और कुशल है। एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। उनके उंगली के हर झटके से लेकर पैर की धमक तक उद्देश्य के लिए होती है। FEWebnovel.com
एक चीज जिसने मुझे चौंकाया वह है उनका टीम वर्क जो दोषरहित है। वे लड़ाई में शायद ही कभी बात करते हैं, लेकिन एक दूसरे को पता लगता है कि दूसरे क्या करने जा रहे हैं और वे उसके अनुसार कार्य करते हैं। यदि मैं अपनी लड़ाई में इनमें से किसी भी अच्छे बिंदु को लागू कर सकूं तो यह मेरे लिए बहुत मददगार होगा। कुछ समय बाद उन्होंने एक और राक्षस को मार दिया और केवल एक को पीछे छोड़ दिया। ये देखते हुए कि लड़ाई जल्द ही खत्म होने वाली है, मैं उनकी ओर चला गया, लेकिन उस राक्षस के कोर को बाहर निकालने से पहले जिसे मैंने अभी अभी मारा था। लड़ाई से एक निश्चित दूरी पर पहुंचने के बाद मैंने चलना बंद कर दिया और इसके खत्म होने का इंतजार करने लगा। मैं अपनी लापरवाही का शिकार नहीं बनना चाहता था। धमाका! उनमें से 3 ने अलग अलग कौशल जारी किए, लेकिन वे सहज रूप से विलय हो गए और राक्षस पर हमला किया। धप! ये वह हमला था जिसने राक्षस की आखिरी जीवन रेखा को तोड़ दिया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उनमें से 3 लोग अपनी जेब से औषधि निकालते हुए जमीन पर आराम कर रहे थे। शॉन ने मुझे बस थकी हुई मुस्कान दी, लेकिन बात नहीं की। ऐसा लग रहा था कि इस लड़ाई ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया था। मैं ये देखकर बहुत खुश हूं कि मुझे तुरंत गुफा में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं राक्षस के मूल को निकालना चाहता था। यदि ये अन्य राक्षस होते तो मैं कॉर्पोरल स्तर के राक्षस से झुंड को हटा देता, लेकिन उनके भयानक चेहरों को देखते हुए मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। यदि वे पश्चिमी रक्त वाले होते तो मैं उनका हृदय बेचने के लिए ले जाता, लेकिन यहाँ तो मैंने राक्षस का हृदय केवल खाने के लिए लिया है और मैं इन भयानक दिखने वाले राक्षसों का हृदय नहीं खाना चाहता। मैंने जल्दी से 8 राक्षसों के कोर को हटा दिया, जिसमें वह राक्षस भी शामिल था जिसे मैंने पहले मारा था। मुझे आज कुल 9 राक्षस कोर मिले, 6 विशेषज्ञ ग्रेड और 3 कॉर्पोरल ग्रेड। जब मैं कोर निकाल रहा था तो मुझे शॉन की आंखों में कोई उपहास या व्यंग्य नहीं दिखाई दिया, लेकिन मैंने उसके साथी की आंखों में देखा। मुझे उनके दिखने से जरा भी ऐतराज नहीं था। इतने पैसों की तुलना में उनके दिखने से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। चलो चलें। कैरोल शायद पहले से ही हमारा इंतजार कर रही होगी, उसने 15 मिनट आराम करने के बाद कहा। हम चारों शॉन के पीछे पीछे चलते हैं। इस बार उसकी गति इतनी तेज नहीं थी और मैं आसानी से उसके पीछे चल सकता था। राक्षस की गुफा के रास्ते में मैंने शॉन से कई प्रश्न पूछे। कुछ का उसने उत्तर दिया, जबकि कुछ पर वह बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया। लेकिन शॉन ने जो भी प्रश्न उत्तर दिए वे मेरे भविष्य के अभ्यास में मेरे लिए बहुत उपयोगी होंगे। आधे घंटे बाद हम उस स्थान पर पहुंच गए जहां से मैंने कांच की गेंदें फेंकी थी, लेकिन हम वहां नहीं रुके और आगे बढ़ते रहे। जब हम 2 गुफाओं के चौराहे पर पहुंचे तो हमने रुककर देखा कि कैरोल 3 लड़कियों के साथ वहां खड़ी थी। तुम्हें इतना समय क्यों लगा? कैरोल ने पूछा। हमारे हिस्से में 3 ग्रेड 3 राक्षस थे, शॉन ने चेहरे पर अपनी हमेशा की मुस्कान के साथ जवाब दिया। अब जब आप आ गए हैं तो हमें अंदर जाना चाहिए, कैरोल ने कहा और हम अंतिम गुफा की ओर चल पड़े। रिया और मैं 6 लोगों के पीछे चल रहे थे। वह थोड़ी परेशान लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने राक्षसों से लड़ाई भी की थी। गुफा जहां राक्षस रहता है बहुत बड़ी है और उसमें से अपेक्षित दुर्गंध नहीं आती। सारा और शॉन ने प्रकाश के पत्थर को इतना हल्का कर दिया था कि पूरी गुफा दिन की तरह चमकने लगी थी। गुफा अधिकतर खाली दिख रही थी, सिवाय कुछ राक्षसी मल और यहाँ वहाँ कुछ चट्टानें और पत्थरों के। शॉन और सारा गुफा के कोने की ओर चले गए और उन्होंने 2 सफेद रंग की हथेली के आकार की चमड़े की थैलियां उठा लीं, जिन पर मानो रून अंकित थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब शॉन और सारा ने थैलियां उठाईं और उसमें से मुट्ठी के आकार का काला बिल्ला निकाला। केवल मैं ही नहीं, यहां तक कि रिया भी उन थैलियों को देखकर अपने चेहरे और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। मैं व्यंग्यात्मक निगाहों को महसूस कर सकता हूं, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसे ही शॉन और कैरोल हम पर हमला करने आते हैं मेरी सांसें तेज होने लगती हैं। शॉन ने फिर से उनमें से कुछ निकाला था, इस बार आधी मुट्ठी के आकार की डिस्क। उसे ऐसा करते देख कैरोल ने भी ऐसा किया। शॉन ने कैरोल के हाथ से डिस्क ली और उसे पढ़ते हुए कहा, 2 निम्न स्तरीय नाइट ग्रेड कौशल, ब्लेजिंग स्ट्राइक्स और मीराबेल्स डांस, ये काफी अच्छे निम्न स्तरीय कौशल हैं। उसने हमारी ओर देखते हुए कहा। धधकते हमले, मीराबेल का नृत्य, मैंने पहली बार इन कौशलों का नाम सुना है और रिया भी इसके बारे में अनभिज्ञ लगती है। हमारे बेखबर चेहरों को देखकर शॉन ने हमें समझाया। धधकते हमले आग से निपटने का हुनर है और मीराबेल का नृत्य गति से जुड़ा हुनर है, शॉन ने संक्षेप में समझाया। कौन सा तुम चाहते हो? उसने हमारी ओर देखते हुए पूछा। इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि मुझे कौन सा कौशल चाहिए। एशलिन और मैं अग्नि क्षमता साझा करते हैं, बेशक मैं अग्नि से संबंधित क्षमता का चयन करूंगा।
मैं मिराबेल्स डांस लूंगी, रिया ने मेरे सामने उत्तर दिया। मैं ब्लेजिंग स्ट्राइक लूंगा, मैंने भी रिया के बाद कहा। शॉन ने हमारे विकल्पों को देखकर सिर हिलाया। मुझे अपनी होलो वॉच दे दो, उसने कहा। मैं उलझन में पड़ गया लेकिन मैंने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। उन्होंने एक आयताकार डिस्क के साथ कुछ किया। बीप, मेरे होलो वॉच में एक अधिसूचना सुनाई दी। उनके फोल्डर का नाम ब्लेजिंग लेयर्स था, लेकिन जब मैंने इसे खोलने की कोशिश की तो इसने कोड की याद दिला दी। जब मैंने असमंजस में देखा OSC3H, उसने अतिरिक्त लंबा कोड कहा जिसे मैंने उसके बाद टाइप किया। जल्द ही फोल्डर खुल गया। उन्होंने रिया के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराई। ये लो, उन्होंने कहा और मुझे और रिया को थैलियां थमा दी। हम इस गुफा में पहले ही काफी समय बर्बाद कर चुके हैं, अब हमें चलना चाहिए, उसने कैरोल से कहा। सिर हिलाते हुए कैरोल और उसकी टीम दोनों जाने लगे, लेकिन वह अचानक रुक गया। मैं सलाह दूंगा, अभ्यास के लिए मैना क्रिस्टल का उपयोग न करें, ये लाभ की बजाय नुकसान पहुंचाता है। इसका उपयोग केवल तभी करें जब आप 12 बुनियादी चरणों को पार कर लें। ये कहते हुए वह अपने साथियों के साथ चला गया। शॉन की सलाह से थोड़ा चौंक गया। मैंने सोचा था कि मैना क्रिस्टल अभ्यास संसाधनों में से एक थे, लेकिन शॉन ने कहा कि यह अभ्यास के लिए हानिकारक होगा। मैं थोड़ा निराश हुआ, लेकिन जल्द ही मेरी अभिव्यक्ति बहुत खुश हो गई। शॉन द्वारा मैना क्रिस्टल के बारे में सलाह देने का मतलब है कि मेरे हाथ में एक थैली में कुछ मैना क्रिस्टल होने की संभावना है। मैंने सबसे पहले स्किल फोल्डर खोला क्योंकि मैं सबसे पहले स्किल की जांच करना चाहता था। ब्लेजिंग स्ट्राइक्स वह स्किल है जो आग के केंद्रित बोल्ट फेंकता है। आग जितनी अधिक केंद्रित होगी उतनी ही घातक होगी। जैसे जैसे मैं इसे पढ़ता गया, मेरे चेहरे पर हैरानी की भावनाएं उभरने लगी। ये कौशल बहुत शक्तिशाली है। जब तक मैं इस पर बुनियादी महारत हासिल कर लूंगा, मुझे नहीं लगता कि वेस्टब्लड में कोई भी बचा हुआ व्यक्ति मेरा मुकाबला कर पाएगा। चाहे वह सरकार से हो या संगठन से, केवल वे ही लोग मेरे लिए उसी दायरे में मुकाबला करेंगे जिनके पास ब्लेजिंग स्ट्राइक्स के बराबर कौशल है। और यह केवल निम्न स्तरीय नाइट ग्रेड कौशल है। मुझे आश्चर्य है कि मध्यम और उच्च स्तरीय नाइट कौशल कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन मुझे एक बात का यकीन है, शॉन और उसके दोस्तों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कौशल केवल निम्न स्तरीय कौशल हैं, क्योंकि मध्यम और उच्च स्तरीय नाइट कौशल की बहुत अधिक आवश्यकता है, जिसे शॉन भी प्राइवेट ग्रेड पर पूरा नहीं कर सकता है। इस कौशल की एकमात्र शर्त यह है कि आपका मन न्यूनतम 80% होना चाहिए। मेरा मन कुछ ही दिनों में उस शुद्धता तक पहुंच जाएगा। जब मैं थैली को देखता हूं तो मेरा हाथ थोड़ा उत्तेजित होकर कांपने लगता है। थैली सफेद रंग की है और उस पर सफेद रंग के निशान बने हुए हैं। जब मैंने थैली के अंदर देखा तो मैं चौंक गया। उसमें लगभग 1 मीटर का घनाकार स्थान था, लेकिन इससे मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि मुझे सबसे अधिक आश्चर्य उसके अंदर रखी चीजों से हुआ। इसमें तलवार की मूठ, एक चांदी का कंगन जो काफी स्टाइलिश लग रहा था, एक औषधि की बोतल और 5 अंगूठे के आकार के रंगीन क्रिस्टल हैं। वे मैना क्रिस्टल हैं। वे क्रिस्टल से बने सिक्कों की तरह दिखते थे और उनके शीर्ष पर वही लोगो है जो मैंने मध्य महाद्वीप के युवाओं के कपड़ों पर देखा है। 5 पंखुड़ियों वाला लाल चमेली का फूल, ऐसा लग रहा था कि यह उनके संगठन का प्रतीक चिन्ह है। थैली का आकार समायोजित किया जा सकता है। इसे मेरी बांह जितना बड़ा और वर्तमान हथेली के आकार जितना छोटा बनाया जा सकता है। जैसे ही मैंने थैली से तलवार की मूठ निकाली, मैंने देखा कि रिया भी ऐसा ही कर रही थी। तलवार सामान्य तलवार की मूठ जैसी नहीं दिखती थी, लेकिन इतनी खास भी नहीं दिखती थी कि अगर कोई इसे देख ले तो सिर्फ दूसरी नज़र डालकर भूल जाए। ये शॉन और जिम द्वारा उपयोग किए जाने की तुलना में कम ध्यान देने योग्य है। मुझे ये देखकर खुशी होती है क्योंकि मैं इससे विशेष होने के कारण बिना किसी ध्यान दिए बाहर उपयोग कर सकता हूँ। मैं केवल यही आशा करता हूँ कि यह तलवार मेरे अनुकूल होगी। यदि यह चौड़ी तलवार या लंबी तलवार में बदल गई तो ये काफी परेशानी वाली बात होगी। ओह, मैं चौंका क्योंकि जब मैंने इसमें अपना मान डाला तो मुझे पता चला कि मैं इसके आकार में हेरफेर कर सकता हूँ। मैं अपनी इच्छानुसार किसी भी तलवार को सिमेट्री या फाल्चियन में बदल सकता हूँ या पूरी तरह से अलग तलवार जो मेरे लिए उपयुक्त हो। मैंने सुना है कि इस प्रकार की आकार में हेरफेर करने वाली कलाकृतियां मौजूद हैं, लेकिन मैंने उन्हें अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। रिया ने अपनी तलवार के आकार में भी फेरबदल किया था। ये पहले से थोड़ी अलग है, ये पहले से अधिक चौड़ी है और उसकी उभरी हुई मांसपेशियों को देखते हुए थोड़ी भारी भी है। मैंने देखा कि जब मैं तलवार को चलाता हूं तो उसका वजन घटता बढ़ता रहता है और इस पर नियंत्रण नहीं हो पाता। और मैंने एक और दिलचस्प बात देखी कि इसमें ग्रेड 1 तलवार की तुलना में बहुत कम मैना की आवश्यकता पड़ी, जो मैं उपयोग कर रहा हूं, लगभग 5 गुना कम। यहां तक कि अगर मैं प्राइवेट ग्रेड के प्रारंभिक स्तर में था,
तब भी मैं इस तलवार का उपयोग आसानी से कर सकता था और दूसरी बात यह है कि मैं इस तलवार को आसानी से सक्रिय और निष्क्रिय कर सकता था। इसके बाद मुझे कंगन मिलता है। मुझे पता है कि यह कंगन नहीं बल्कि ढाल है, पहले की तलवार की तरह। इसे आसानी से संचालित भी किया जा सकता है। यह मेरे लिए अपने प्रतिद्वंद्वी से आसानी से बचाव करने में बहुत सहायक होगा। यदि यह ढाल मेरे पास पहले होती तो मुझे उस राक्षस से लड़ने में आसानी होती और मैं कम घायल होता। बोतल सामान्य अंगूठे के आकार की औषधि की बोतल है जिसमें पीला तरल जारी है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि यह बहुत कीमती है। अंतिम बात यह है कि 5 रंगीन थंबनेल आकार के मैना क्रिस्टल हैं, जिन्हें समाचारों में देखा गया था। वे बहुत मोटे थे तथा इनकी तरह परिष्कृत नहीं थे। रिया और मुझे हमारे अंतरिक्ष थैले में 3 चीजें एक समान मिलीं। ढाल प्रकार की कलाकृति के बजाय उसे जूते प्रकार की कलाकृतियां मिलीं। मुझे नहीं लगता कि यह महज संयोग है कि हमें हमारे लिए उपयुक्त कलाकृतियां मिलीं। जब शॉन और कैरोल ने कुछ समय पहले इस विषय पर चर्चा की थी, तो मैंने उन्हें हमारे अंतरिक्ष पाउचों के साथ कुछ करते हुए देखा था। ये दिखाया जाना चाहिए, हमें जो कलाकृतियां दी गई हैं वे हमारे लिए उपयुक्त हैं क्योंकि रिया का अपराध मजबूत है, लेकिन उसकी गति धीमी है, इसलिए जूते के प्रकार की कलाकृतियां उसके लिए सबसे उपयुक्त हैं और मैंने अपनी रक्षा पर बहुत कम ध्यान केंद्रित किया है, इसलिए मेरे लिए उन हमलों से बचाव के लिए ढाल आवश्यक है जिन्हें मैं चकमा नहीं दे सकता। अगर मैं कभी शॉन से फिर मिल पाऊं तो मुझे उसका शुक्रिया अदा करना होगा। मैं पाउच को अपने बैग में रखने वाला हूं। अगर किसी को पता चल गया कि मेरे पास स्पेस पाउच है तो ये काफी खतरनाक होगा। हॉन्फना। रिया हॉन्फने लगी। जब मैंने देखा तो पाया कि वह अपनी पैंट की दाहिनी जेब को भूर रही थी। क्या हुआ? मैंने उससे पूछा क्योंकि वह इस तरह से व्यवहार कर रही थी। अपनी स्पेस पाउच को जेब में डालने की कोशिश करो, उसने कहा। मैंने उसकी ओर असमंजस से देखा, ये देखकर कि वह कुछ नहीं बोल रही है। मैंने अपनी स्पेस पाउच अपनी जेब में रख ली। हॉन्फ। ये देखकर मैं भी हॉन्फ उठा। मेरी अंतरिक्ष थैली जो मैंने अपनी जेब में रखी थी, मेरी जेब में विलीन हो गई थी। अगर कोई बाहर से देखे तो उसे इसमें कुछ भी अलग नहीं लगेगा और मुझे बस अंदर का मैना स्टोर करना है या इसके अंदर की चीज निकालनी है। ये सचमुच चमत्कारी है। यह आपातकाल के समय में बहुत मदद करेगा और मुझे दूसरों की उपस्थिति में चीजों को डालने और निकालने में थोड़ा सावधान रहना होगा। यहाँ बहुत सारे बहुमूल्य अयस्क और क्रिस्टल हैं, मैंने कहा तो उसने सहमति में सिर हिलाया। हम दोनों ने उन क्रिस्टलों और अयस्कों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जो हमें बहुमूल्य लगे और इस बार हमें स्थान और वजन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अंतरिक्ष थैली के अंदर जो कुछ भी डालेंगे वह भारहीन हो जाएगा। मैंने अपने बैग में रखी कीमती चीजों को भी अपने स्पेस पाउच में रख लिया। दूसरों को ज्यादा पता न चले, इसके लिए हमने कई चीजों को अपने बैग में ही रखने का फैसला किया और केवल सबसे कीमती चीजों को ही स्पेस पाउच में रखने का फैसला किया। इतनी सारी चीजें अंदर रखने के बाद भी स्पेस पाउच केवल 1/3 ही भर पाता है। जल्द ही अंधेरा हो जाएगा, हमें इस गुफा से बाहर निकलना होगा, रिया ने कहा। मैंने सिर हिलाया और उसके साथ जाने लगा। अपनी होलो वॉच को देखकर मुझे लगा कि अंधेरा होने में केवल 1 घंटा बाकी है और हमें अभी तक कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला है।